हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजत और फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो यूपी एसआरएलएम में नॉट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थे, उन्हीं के रिगार्डिंग अब एक खुशखबरी आने वाली है। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता ही था कि 10 जून 2020 में यूपी एसआरएलएम ने एक लिस्ट जारी करी थी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की, और साथ ही साथ एक पीडीएफ में एक लेटर भी जनरेट किया था। जब ये सूची आई थी उसमें मेंशन था कि जो नॉट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन जल्द ही आने वाली है। तो फ्रेंड्स, उसका अब टाइम हो गया है 10 जून 2020 के बाद तो इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में ही डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं बताता हूं कि जो कैंडिडेट्स जो नॉट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया था पीडीएफ में 10 जून 2020 को। जब ये लिस्ट आई थी उसी के साथ एक इन्होंने सर्कुलर भी जारी किया था जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, जो शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हैं। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, यूपी एसआरएम ने बाकायदा इसका विज्ञापन संख्या भी जारी कर दी थी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जो इनकी जो वेबसाइट है वो PHP बेस्ड है और उस पर जो डेटा है वो पुराना भी पड़ा रहता है। तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसके लिए उन्होंने विज्ञापन संख्या भी लिख दी थी। और अब बताता हूँ जो नॉट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे उसके लिए इन्होंने एक तरह से स्क्रूटनी प्रोसेस रखी थी कि जैसे कोई डेटा शॉर्ट नहीं हो पाता है, कभी कभी वेबसाइट में इंटरनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसके कारण जो कैंडिडेट्स वैलिड थे यानी कि जो पात्र थे और जो छूट गए थे, इसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उन कैंडिडेट्स के लिए 3 पैरामीटर के बेस्ड पर 3 पैरामीटर कौन से होते हैं इसमें, एक तो एज का था, दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का था और तीसरा था उनके वर्क एक्सपीरियंस का। उसके बेस्ड पर ये लिस्ट जारी करी थी इन्होंने। बट इसमें ऐसे भी थे जिनका कैंडिडेचर या फिर जो एप्लीकेंट फॉर्म था वो वैलिड था, बट वे उनका डेटा शॉर्ट नहीं हो पाया था और जिससे कि वो उनका लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया था। पर अब उनके लिए उन्होंने एक 1 वीक का एक स्क्रूटनी टाइप का चैलेंज रखा था, जिसमें यूपी एसआरएलएम ने बोला भी था कि 1 वीक के बाद ये अपना डेटा दोबारा से रीड करेंगे, रिवाइज्ड एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए थे, अगर वे शॉर्टलिस्ट होने के लायक थे या फिर उनका कैंडिडेचर इस तरह से था कि उनका डेटा शॉर्ट होने वाला था, परंतु बहुत सारे रीजनों से टेक्निकल इशू के कारण वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए ही अब एक लिस्ट जल्दी ही जारी होने वाली है। उनके लिए जो डेटा था उन्होंने इसके लिए एक पीडीएफ में बताया भी था कि उन्हें इस तरह से वो एक एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू उन्हें भेजनी थी यूपी एसआरएलएम को। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा अब। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही पीडीएफ का लेटर है जो यूपी एसआरएलएम ने 10 जून 2020 को शॉर्टलिस्ट के टाइम पर ही जनरेट कर दिया था। इसमें उसने साफ साफ लिखा भी है जो आवेदक चयनित नहीं हुए हैं और अपनी पात्रता से संबंधित किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, वो 1 सप्ताह के अंदर इनके एक जीमेल की आईडी उस पर भेज सकते हैं। जीमेल के विषय में अपना एप्लीकेशन नंबर, नाम और जो आवेदित पद था वो लिखना अनिवार्य है, अन्यथा ये ईमेल का जवाब नहीं दिया जाएगा। आवेदक इस स्पष्टीकरण में कोई भी अतिरिक्त नई जानकारी जो मूल आवेदन में नहीं दी गई है नहीं दे सकता। ये जो लाइन है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई कैंडिडेट था, उसने अपनी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस जब फार्म भरा था, और अब जो वो एप्लीकेशन लगाएगा साथ में, अगर दोनों की जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो दोनों के अंदर की जो डिटेल है अगर वे मिसमैच होती है तो यूपी एसआरएलएम उस एप्लीकेशन का कोई भी जवाब नहीं देगा। और अगर उन्हें लगता है कि उनका डेटा शॉर्ट नहीं कर पाए या कुछ भी रीज़न रहा था, टेक्निकल रीज़न रहा था, पर वे पात्र थे, यानी कि जो यूपी एसआरएलएम ने बोला था कि जो 13 फरवरी 2020 को ही इन्होंने इस डेट को एक बेस्ड बनाया था, यानी कि जो 3 पैरामीटर्स थे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और वर्क एक्सपीरियंस, इस डेट तक होने चाहिए, पर फिर भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो अब उन्होंने जो एप्लीकेंट एक तरह से चैलेंज इवोल्यूशन टाइप का फॉर्म भरा होगा और उनको ईमेल करी होगी, तो उन्हीं एप्लीकेशंस की अब स्क्रूटनी होने जा रही है। बहुत जल्दी इसका एक परिणाम आने वाला है, इनकी एप्लीकेशन पर एक अपडेट आने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए। लिखा हुआ भी है, आगे एक लेटर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट है, वो जो स्क्रूटनी वाला जिसने एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, वो कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि प्रीवियस उसने फार्म भरा था उससे मैच करती भी होनी चाहिए। अगर जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि आवेदक कोई भी नई शैक्षणिक योग्यता या कोई नया वर्क एक्सपीरियंस नहीं जोड़ सकता, आवेदक अपनी आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या एड्रेस में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। लिखा हुआ है कि ईमेल भेजने से पहले आवेदक पत्र की पात्रता को अपनी आवेदन के विवरण से ध्यानपूर्वक तुलना कर ले।
याद रहे कि हर एक पद की पात्रता में ये 3 मानदंड है, यानी कि पैरामीटर्स होगी, जैसे मैं आपको बताया था, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। और ये भी बेस्ड था जो उसकी फार्म जो जारी हुआ था 13 फरवरी 2020 को जारी हो गया था, इस डेट तक ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं वो होने चाहिए थे। और जिनका वैलिड कैंडिडेचर था, जिनका एप्लीकेंट फॉर्म वैलिड था, इसलिए ये अब गुड न्यूज़ आने वाली है। कई बार ऐसा होता है सॉफ्टवेयर में कंस्ट्रेंट लगा देते हैं एक तरह से कि वो इन पैरामीटर बेस्ड जो एप्लीकेशन है उनको एक तरह से शॉर्ट कर देता है, और कई बार टेक्निकल इशू भी हो जाता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, तो इन्होंने UPSRLM ने बाद में एक लिस्ट भी जारी कर दी थी, और इस साल भी ये ऐसा ही करने वाले हैं। और आपको बता दूं, जो कैंडिडेट्स नॉट शॉर्ट लिस्ट थे उन्हीं के लिए ये वीडियो है। जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं अब उसमें कोई चेंज नहीं होने का। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं मेरे से, बहुत सारों ने कमेंट भी किया है कि इसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे UPPSC है, UPSC है, रेलवेज़ है, वे भी अपना जो उन्होंने एक तरह से अपने फार्म की जो एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो जारी कर दी हैं। बल्कि कुछ जो फॉर्म्स हैं यूपी के, जो यूपी गवर्नमेंट के कुछ फॉर्म्स हैं, एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं, कुछ ने तो ऑफिशियल डेट भी जारी कर दी है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ मेरे पास लेटर्स है जो मैंने गूगल से उठाए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो इनके पिछले साल फार्म भरे गए थे, कुछ 2018 के फार्म है, कुछ 2019 के फार्म है, उनकी डेट्स इन्होंने अनाउंस भी कर दी है। ये 15 जून 2020 का इनका एक लेटर आया हुआ है, उसमें इन्होंने अपने एग्ज़ाम की जो डेट रखी है वो 18 जुलाई 2020 से रखी है। और एक इन्होंने फार्म निकाला था BEO का, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, उसका भी इन्होंने डेट रखी है 16 जून 2020। कुछ इन्होंने ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर का इन्होंने एक फॉर्म निकाला था 2019 में ही, अब उसकी डेट आ गई है 23 अगस्त 2020। तो इस तरह से यूपी गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स थे उनकी डेट्स भी आ चुकी है। कैंडिडेट ये पूछेंगे कि जो UPSRLM है इसके एग्ज़ाम डेट्स कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं, जो चैलेंज इवोल्यूशन जो स्क्रूटनी वाले बच्चे थे, अब उनका स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। उसके बाद UPSRLM की वेबसाइट पर एक फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है, उसकी डेट, लास्ट डेट उसकी जुलाई है। उसके बाद यानी कि इन सब के बाद ही इसके एडमिट कार्ड कुछ आ सकते हैं। और जो इसका एडमिट कार्ड का जो एक प्रोसीजर है वो जो लॉकडाउन की जो गाइडलाइन आने वाली है 30 जून 2020 को, उस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि इस साल जो फार्म जो शॉर्टलिस्ट बच्चे हुए हैं वो कम से कम तकरीबन 20,000 से समथिंग बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और उनका जो एग्ज़ाम है वो एक ही सेंटर रहेगा, वो होगा आपका लखनऊ। तो इसलिए जो इससे रिलेटेड अब एक इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड से रिलेटेड है वो 30 जून के बाद ही आएगी। अच्छा, एक एग्ज़ाम ये भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो इंटरव्यू था 2019 में इनके फॉर्म निकले थे, उसकी तो डेट अभी है, इसी मंथ ही है, 27, 28, 29, 30 जून में ही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूपी उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी मंथ कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है, कुछ इस मंथ तो कुछ नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में। अच्छा, इसमें एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। जो कैंडिडेट सोचते हैं कि इसका प्रोसेस इतना लेट क्यों हो रहा है, एडमिट कार्ड इतना लेट क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, जो इस बार स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिज़ल्ट अभी आया है, यानी कि जो शॉर्टलिस्ट बच्चे हुए हैं, वे आप लगा लो अंदाजन 20,000 बच्चे समथिंग हो गए। और ये पूरे इंडिया से बच्चे ने फार्म भरे हैं इस फार्म के लिए। ये यूपी का कोई इसमें कोटा नहीं है, सभी स्टेट के बच्चे इसमें फार्म भरते हैं। जो फ़िलहाल अभी बच्चे जॉब कर रहे हैं इसमें UPSRLM में, आप देख सकते हो कि उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट बाहर के भी हैं, जैसे कोई भोपाल से है तो कोई मध्य प्रदेश से है। अब आप लगा लो कि लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर इंटर स्टेट बसों का अभी कोई सिस्टम नहीं चल रहा है, और एकदम से अगर UPSRLM 20,000 बच्चों को लखनऊ बुलाएगा तो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात चल रही है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। और फिर आप लगा लो कि कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि इस तरह से बच्चों के ऊपर इस लॉकडाउन की गाइडलाइन का उल्लंघन हो और किसी को कोई तकलीफ या बीमारी हो जाए। जो अब गाइडलाइंस आने वाली है 30 जून का, जो अनलॉक की जो गाइडलाइंस आएंगे उसमें शायद ऐसा हो जाए कि जो इंटर स्टेट बसें चलने वाली हैं वो फुल्ली चल जाएं, उसमें कोई रोक टोक दिया दिक्कत ना हो। क्योंकि कुछ जैसे गर्ल्स होगी और वे आने में उनको दिक्कत होती है, साथ में पेरेंट्स को लेकर आएंगी, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो बहुत सारी चीज़ें वो देखता है। अब इसके बाद सब अपने मोबाइल तैयार रखो, क्योंकि जो फार्म भरा था उस टाइम जो मोबाइल नंबर दिया था, अब उस पर बहुत जल्दी एक SMS आएगा जो आपकी लाइफ बदल देगा। यानी कि उस SMS से आपको पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड एज लिस्ट कब आने वाले हैं। प्रोबेबली हो कि मतलब जुलाई तक या अगस्त तक तो आ ही जाएगा, इतनी पूरी उम्मीद है। और इस साल नवंबर तक सारा ज्वाइनिंग का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी होनी है।
ये तो हो गई नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी। अब एक पर्सनल मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ व्यूवर्स, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, यानी कि आपका बहुत सपोर्ट और प्यार मिला है। बहुत से कैंडिडेट्स ने मेरे से पूछा भी था पिछली वीडियोज़ में कि हम कैसे फार्म में जो उनकी दिक्कत आई थी, प्रॉब्लम्स उनको हुई थी, उन्होंने मेरे से सिलेबस के बारे में भी पूछा था। बस आपसे सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। आपसे के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता और आगे बहुत सारी वीडियो बनाने का इस टॉपिक पे मेरा मन है, पर आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। जितने भी कैंडिडेट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यूपी एसआरएलएम में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और इस टॉपिक पे अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूँ। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जब मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये ज़रूर बताना कि किन बच्चों का शॉर्ट लिस्ट हो गया है और किस पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है, जैसे BMM MIS या BMM सिंपल वाली पोस्ट। ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।